यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट यार? नहीं ना? हम्म, चलो समझो। कॉन्सेप्ट देखो, आपको ये तो आइडिया हो गया है कि ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पे, है ना? तो सर्वर क्या है हमारा? हमारा ये एक होता है वेब सर्वर। वेब सर्वर के अंदर जो रन होता है वो एप्लीकेशन सर्वर, जैसे कि मैं कल आपको बताया था। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स मतलब डायरेक्ट आपके एप्लीकेशन सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं जाती है। ये ऐसे लगता है कि जैसे कि मान लो ये हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऐप जो रन हो रहा है कहाँ? आपके सर्वर पे। ये आपका सर्वर, सर्वर नंबर अवेलेबल, डायरेक्ट यहाँ नहीं जाता। यहाँ इंटरनल सर्वर के अंदर या इस मशीन में इसमें काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इसके अंदर फायरवॉल सिक्योरिटीज़ होती हैं, इसके अंदर आप लोड बैलेंसर यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर वेब, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इसको अभी आपको समझने की सभी चीज़ों को स्किप करो। अब आपका जो यूज़ है वो देखो, समझो क्या है सिर्फ। अभी फिलहाल के लिए आपको क्या समझना है कि सर्वर के अंदर हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। ठीक है, इतना बेसिक सा। अब वो एप्लीकेशन में, इस एप्लीकेशन में हमारे अलग अलग क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? कैसे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को मैनेज किया जाता है, यहाँ देखो। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट आया ब्राउज़र से सर्वर पे, तो ये ब्राउज़र सबसे पहले जो हैंडल करता है, पहला रिक्वेस्ट जो हैंडल करने वाला होता है वो होता है फ्रंट कंट्रोलर। क्या नाम है उसका? जो पहला रिक्वेस्ट ब्राउज़र से जो हैंडल करता है उसको बोलते हैं फ्रंट कंट्रोलर। फ्रंट फ्रंट कंट्रोलर जो आपके रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। अच्छा, फ्रंट कंट्रोलर का काम क्या है? ये क्या लॉजिक एग्जीक्यूट करता है हमारा? नहीं, फ्रंट कंट्रोलर जो है ब्राउजर, ब्राउजर से यूजर, ये है यूजर, यूजर एंड यूजर, यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है ब्राउजर से, मीन्स क्लाइंट साइड से। आप ब्राउजर या फिर क्लाइंट ले लीजिए, क्लाइंट ही है, क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट सेंड किया, तो क्या रिक्वेस्ट सेंड किया? पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट इसका सेंड हुआ है http कॉलन लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर 8080 एंड फॉरवर्ड स्लैश होम, या फिर डिस्प्ले फर्स्ट पेज, कुछ भी। तो अभी होम पेज पे रिक्वेस्ट आई, तो पहला रिक्वेस्ट क्या है आपका? होम। तो होम, ये यूआरएल फ्रंट कंट्रोलर के पास आएगा। सबसे पहले किसके पास आएगा होम यूआरएल? ब्राउजर से फ्रंट कंट्रोलर के पास। तो फ्रंट कंट्रोलर ये इस यूआरएल को फॉरवर्ड करता है किसके पास? स्प्रिंग बूट में चल रहा है, ठीक है, स्प्रिंग बूट की बता रहे हैं। स्प्रिंग बूट में फ्रंट कंट्रोलर होता है। फ्रंट कंट्रोलर जो है वो फॉरवर्ड करता है इस रिक्वेस्ट को एक मैपर के पास, हैंडलर मैपर, जिसका नाम क्या है? हैंडलर मैपर। हैंडलर मैपर एक क्लास है। हैंडलर मैपर, हैंडलर मैपर जो कंटेन करता है ये ऑल कंट्रोलर्स, मीन्स जो भी यूआरएल पास करेंगे, तो इसका इस तरह से हैंडलर मैपर के पास क्या होता है?
हैंडलर मैपर के पास एक टेबल्स होते हैं, टेबल। ठीक है, इसके पास क्या होता है, हैंडलर मैपर के पास टेबल होगा, और इस टेबल के अंदर बाइंड होती हैं सारी चीज़ें, की एंड वैल्यूज। की क्या हो, की या फिर बोल सकते हैं हम यहाँ जो आपका पाथ है यूआरएल है, तो ये यूआरएल, और यहाँ होता है कंट्रोलर, कंट्रोलर। तो यहाँ जितने भी आपके एप्लीकेशंस में, सारे एप्लीकेशन जितने भी आपने कंट्रोलर बना रखे हैं, और वो कंट्रोलर कौन एक्सेस कर सकता है, उसकी परमिशन आपने दिया है उस यूआरएल के बेस पे। तो होम यूआरएल कंट्रोलर जो है, होम यूआरएल अगर जब भी आता है तो आपको एक कंट्रोलर रिटर्न करना है। कौन सा कंट्रोलर रिटर्न करना है, उस कंट्रोलर का नेम होगा होम कंट्रोलर, होम कंट्रोलर। अब ये होम कंट्रोलर का काम क्या है यार? होम कंट्रोलर का काम बोलो। फर्स्ट पेज रिटर्न करना, और होम कंट्रोलर का काम पेज, जो पेज जितने भी यूआरएल आएंगे पेज से, जितने भी आपके पास काम है, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, इधर देखो, ये हमारा ब्राउज़र, हाँ, फर्स्ट पेज। तो होम पेज में आप क्या क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ होम पेज में यहाँ पास नव बार, ब्रांड नेम, और इधर मेन्यूज, हाँ, इधर मेन्यूज, और इस तरह से ले लो, ठीक, मेन्यूज, और इधर साइड में ये आपके जो भी आपका ऑप्शंस हैं, इधर ऑप्शंस आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, और इधर आप चाहते हैं कि मैं कुछ पेज, रजिस्ट्रेशन पेज या जो भी आपको देना है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या वेलकम पेज देना है, वेलकम पेज, या रजिस्ट्रेशन पेज है तो रजिस्ट्रेशन पेज। तो होम पेज पे आप डिस्प्ले क्या क्या काम कराना चाहते हैं, फर्स्ट पेज पे ऑल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं, या फिर फर्स्ट पेज पर आप क्या, आपका प्लान है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। तो ये डिज़ाइन जो किया है, तो यहाँ से कितने रिक्वेस्ट जा रहे हैं, तो पहला रिक्वेस्ट जा रहा होम, यहाँ इस पेज से, होम से क्या क्या जा रहा है, होम पेज से सबमिट बटन भी क्लिक किया जा रहा है, यहाँ से मल्टीपल, एक, 1 2 3 4 5 मल्टीपल रिक्वेस्ट मल्टीपल है ना, अलग अलग। तो इन सभी का वर्क क्या है, काम क्या है? किसी का काम आपका डेटाबेस में डेटा स्टोर कराना, किसी का काम है डेटाबेस से डेटा को फेच करना, किसी का काम क्या है, कंट्रोलर से रिडायरेक्ट कराना है कि नहीं, आपको पूरा डेटाबेस नहीं जाना, सिर्फ कंट्रोलर से ही रिडायरेक्ट करा दो, वहां से जाओ, बस पेज, सिर्फ पेज लोड कर दो, डेटाबेस का कोई यूज नहीं है, सिंपल एक पेज रिटर्न करना है, यूआई रिटर्न करना। तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोलर्स बनाएंगे, और उस कंट्रोलर के अंदर मैप करेंगे यूआरएल, ठीक है। तो बेसिक आइडिया के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक बार शायद मैंने बताया है स्टार्टिंग में, बट फिर एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, समझो यहाँ। हाँ, पर पेज है ना, क्या है, पर पेज, पर पेज, पेज या फिर पर स्क्रीन वन कंट्रोलर, क्या बनाएंगे, पर स्क्रीन, जितने भी स्क्रीन आप डिजाइन करेंगे उसके लिए वन कंट्रोलर, पर स्क्रीन वन कंट्रोलर। तो आपके एप्लीकेशन में कितने स्क्रीन हो रहे हैं, जितने स्क्रीन हो रहे हैं उतने कंट्रोलर्स आप बना सकते हैं, ठीक। पर स्क्रीन वन कंट्रोलर, पर मॉडल, पर मॉडल वन टेबल, पर मॉडल एक मॉडल क्लास वन टेबल, या फिर पर एंटिटी भी बोल सकते हो, मॉडल या एंटिटी,
एंटिटी, वन एंटिटी, पर एंटिटी वन टेबल, वन टेबल, वन टेबल, या फिर पर टेबल वन रिपोजिटरी, ऐसा भी ले लो। पर टेबल, पर टेबल वन repository, वन repository, per module, per module, per module one, one service, वन सर्विस। समझ में आया? हेलो, यस सर। अरे कैसे चीजों को आप एनालाइज करोगे? एनालाइजेशन, रट्टा नहीं मारना है आपको, चीजों को एनालाइज करके डिजाइन करना है। अपने मन से कुछ भी नहीं कि हाँ कुछ भी जो मन में है वो डिजाइन कर दे, नहीं समझ में आ रहा, बैठे हैं और अब सोच रहे किसके बाद क्या करना है। चीजों को आप खुद एनालाइज करो कि यहाँ पास क्या होना चाहिए, क्योंकि आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे जब काम करेंगे तो वहां आपको कोई बताने वाला नहीं होगा कि हे शिवम आपको ये एक कंट्रोलर बनाओ, या हे शिवम आपको ये टेबल है तो आपको एक रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, या आपके पास सर्विसेज है तो ये मेथड्स बनाने पड़ेंगे। कोई बताएगा? आप 3+ एक्सपीरियंस पे, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है रियल टाइम का, और आपको ये बेसिक आइडिया नहीं मालूम है कि कैसे चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है, हाँ? तो कोड लिखना इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट समझना कि कैसे चीज़ों को डिज़ाइन किया जा रहा है? डिज़ाइन तो तब करोगे, कोड तो तब लिखोगे ना जब आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा कि यहाँ पास क्या चीज़ें डिज़ाइन करना है। समझे? तो कोड पे कोई भी मेरे अब बैच, अभी तो स्प्रिंग बूट है, बेसिक चल रहा है, लेकिन स्प्रिंग बूट के बाद मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। वहां कोड पे कोई भी फोकस नहीं करेगा, कोई भी कोड के ऊपर ध्यान नहीं देगा कि सर मेरा कोड कंप्लीट नहीं हो रहा, मेरा कोड नहीं समझ में आ रहा। कोड नहीं समझना है, ठीक है, सबसे पहले आपको फ्लो समझना है और कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे हम चीजों को कन्वर्ट करते हैं डिजाइन से, डॉक्यूमेंट से कोड में। तो जब आपको डॉक्यूमेंट ही नहीं समझ में आएगा तो डिजाइन कैसे बनाओगे, उसको कोड कैसे लिखोगे? ठीक है, तो एनालाइजेशन सीखो। एक बार आप सीख लोगे, लाइफ टाइम गारंटी है मेरा, कभी भी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। ठीक है, जो लोग वर्क कर रहे हैं हमारे ओल्ड स्टूडेंट, उनसे पूछो, आते हैं बताते हैं ना। हम्म? क्यों आकित, हम लोग बताते हैं ना। यस सर। तो इसलिए कोड की चिंता मत करो, फ्लो को पकड़ो, उस पे फोकस करो। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है ट्रिक रियल टाइम का। जिसको ये आ गया उसके लिए कोड कुछ भी नहीं है, समझो। तो वन मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है? कोई मॉड्यूल, एक मॉड्यूल मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, याद है? मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल क्या है बोलो यार। सर लॉगिन पेज, अगर सर लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, ये सब मॉड्यूल होते हैं, परचेसिंग हम्म, ऑर्डर। हाँ, लॉगिन मॉड्यूल, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, डैशबोर्ड मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल, एम्प्लॉय मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल। तो ये सब क्या है? मॉड्यूल है। अब इस मॉड्यूल में, एक मॉड्यूल में हमें कितने स्क्रीन्स बनाने पड़ेंगे, एक मॉड्यूल को डिजाइन करने के लिए कितने टेबल्स बनेंगे, कितनी रिपोजिटरी बनेंगी, कि कौन कौन से सर्विसेज बनेंगे, और इसके पास कितने मेथड्स बनेंगे, और इन मेथड्स का यूज क्या है, और उस मॉड्यूल का वर्क क्या है, ये सब कुछ आपको एनालाइज करना है और खुद से कोड लिखना है। ठीक है, तो चलो आगे मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कैसे एनालाइज करते हैं, पूरा मॉड्यूल कैसे समझते हैं, कितने मेथड्स बनाने हैं, उसको कैसे एनालाइज करना है, सारी चीज़ों को कैसे समझना है, वो मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ तक समझ में आया कि कंट्रोलर पर स्क्रीन, वन स्क्रीन है, वन स्क्रीन है तो वन कंट्रोलर बनेगा, और वन मॉडल क्लास है, मीन्स वन एंटिटी है, तो एक टेबल उसके लिए बनेगी। अब वन टेबल है तो उसके लिए वन रिपोजिटरी बनेगी। ठीक है, एक टेबल के लिए एक रिपोजिटरी। और पूरा अगर एक मॉड्यूल की बात करेंगे तो एक मॉड्यूल में एक सर्विस बनेगा,
और इसमें एक मॉड्यूल में 4 स्क्रीन है तो 4 कंट्रोलर बनेंगे, है ना। एक मॉड्यूल में कितने स्क्रीन है, एक मॉड्यूल के अंदर मान लो 4 स्क्रीन है, 4 स्क्रीन है तो कितने कंट्रोलर्स बनेंगे यार, 4 कंट्रोलर, राइट। 4 स्क्रीन 4 कंट्रोलर, 6 एंटिटीज क्लास है, 6 एंटिटी, 6 एंटिटी क्लास, तो कितने होंगे 6, 6 एंटिटी क्लास, 6 रेपोजिटरी, 6 रेपोजिटरी, 6 रेपोजिटरी और 6 रेपोजिटरी हैं तो 6 टेबल जनरेट होंगे, ठीक है। 6 रेपो तो आपकी कितने टेबल, 6 टेबल, 6 टेबल्स बनेंगे। ठीक है, चलो आप समझ जाना और मैं कर रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट पे बताना है, आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। चलो, तो ये है स्क्रीन। अब इस स्क्रीन में हमें होम कंट्रोलर, हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो होम कंट्रोलर हमें क्या बनाएंगे, एक पर स्क्रीन, एक स्क्रीन से रिक्वेस्ट आ रही है, कौन सी स्क्रीन से आ रही है, होम स्क्रीन। अगर यहाँ पास होम के बाद यहाँ मैंने मान लो दे दी यहाँ होम, होम स्क्रीन और यहाँ कोर्स स्क्रीन और कोर्स है और सर्विस है, सर्विस, सर्विस और लाइक दैट कुछ भी। तो यहाँ मुझे कोर्स पे क्लिक करने के बाद कोर्स का मॉड्यूल चलना चाहिए, तो कोर्स मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन लोड होगी, मैं सब दूसरा स्क्रीन लोड करो। सर्विस पे जाएंगे तो सर्विस, सर्विस स्क्रीन, तो सर्विस की इंफॉर्मेशन लोड होगी। तो इस तरह से हम स्क्रीन पे वर्क करेंगे कि एक सिंगल एक क्लिक करने पर रिक्वेस्ट क्या होगी, यूआरएल चेंज होगा। तो यूआरएल चेंज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्रीन इंपॉर्टेंट है। तो पर स्क्रीन क्या हो रहे हैं, कंट्रोलर्स बनाए जाएंगे। यूआरएल से मतलब नहीं, ठीक, किससे मतलब है, हाँ। तो फर्स्ट पेज जो है वो रिक्वेस्ट क्या लेके आ रहा है आपका, होम, तो होम से बाइंड करेंगे। दूसरा, मान लो मैंने एक कंट्रोलर बनाया, एक कंट्रोलर, और उस कंट्रोलर का नाम उसको बाइंड कर दिया कोर्स, कोर्स कंट्रोलर, कोर्स यूआरएल। दूसरा सर्विस यूआरएल, सर्विस यूआरएल। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन यूआरएल, रजिस्टर यूआरएल, लॉगिन यूआरएल। मल्टीपल रिक्वेस्ट आपके ब्राउजर से आएंगे तो कौन सा इनके बेस पे कौन सा कंट्रोलर्स लोड किए जाएंगे, ये डिसाइड कौन करता है, आपका कोर्स कंट्रोलर, सर्विस कंट्रोलर, रजिस्टर, रजिस्टर कंट्रोलर, लॉगिन, लॉगिन कंट्रोलर। तो ये एक एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो हमारे पास मल्टीपल कंट्रोलर रजिस्टर्ड कहाँ किए गए हैं, हैंडलर मैपर के अंदर, हैंडलर मैपर, ठीक है। तो ब्राउजर से रिक्वेस्ट क्या आई आपका, होम यूआरएल, यूजर ने फायर किया होम, तो ये रिक्वेस्ट स्प्रिंग बूट में सबसे पहले किसके पास जाएगी रिक्वेस्ट, फ्रंट कंट्रोलर के पास। फ्रंट कंट्रोलर सर्च करता है किसमें, हैंडलर मैपर की हेल्प से, कि है हैंडलर मैपर आप मुझे बताए ये होम यूआरएल आ रहा है, क्या ये अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो ठीक है, यस ये वैलिड है यूआरएल, तो आप मुझे इसका कंट्रोलर प्रोवाइड कीजिए, इसका रूट प्रोवाइड करो, किधर जाना है मुझे। तो ये इसका कंट्रोलर मीन्स इसका पाथ प्रोवाइड करता है कि हाँ आप इसमें इस कंट्रोलर के पास चले जाओ। समझ में आया। तो किस कंट्रोलर के पास भेजेगा ये, होम कंट्रोलर वापस बैक, क्या बोलेगा किसके पास जाओ, ये रिटर्न करेगा होम कंट्रोलर किसको, फ्रंट कंट्रोलर को।
तो फ्रंट कंट्रोलर को जब मिल गया है होम कंट्रोलर, तो ये होम कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, किसके लिए, क्या काम करने के लिए, होम कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर, तो यहाँ पर कौन सा कंट्रोलर मल्टीपल, आपकी क्लास में कंट्रोलर डॉट जावा फाइल, कंट्रोलर डॉट जावा, ठीक है, कंट्रोलर डॉट जावा, तो जावा के पास भेज देगा। यहाँ पास मल्टीपल सारे कंट्रोलर्स बने हुए हैं। ये सिर्फ क्या है, ये एक टेबल फॉर्मेट है जहाँ रजिस्टर्ड किए गए, ये एक प्रकार की रजिस्ट्री है जहाँ सारे कंट्रोलर्स की रजिस्ट्री है, ठीक है। तो ये कंट्रोलर यहाँ आया, लोकेशन मीन्स आपका रिक्वेस्ट सीधे फ्रंट कंट्रोलर ने भेजा किसके पास, होम कंट्रोलर के पास। होम कंट्रोलर में आपने बाइंड करके रखा है इसका यूआरएल। होम कंट्रोलर में आपने क्या किया है, बाइंड किया। कैसे बाइंड करते हैं होम कंट्रोलर में, हाँ, तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी तो आईओसी कंटेनर को इन्फॉर्म करेंगे कि ये एक कंट्रोलर है। तो ये कैसे आईओसी कंटेनर इसको रजिस्टर करेगा कंटेनर की कैटेगरी में, यहाँ पास जब आप इसमें मेंशन करेंगे @कंट्रोलर, @कंट्रोलर, तो इसको पता चलेगा कि ये कंट्रोलर क्लास है, इसको कंट्रोलर की इसमें रजिस्ट्री में मैप कर दो, ठीक है। तो मैं इसको जावा ना लिख के मैं सिंपल क्लास लिखूं, जो चीज़ें हमें लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास होम कंट्रोलर, और इसमें एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या आ रही है, होम कंट्रोलर। तो होम कंट्रोलर यहाँ हमारे अवेलेबल है, हमारे पास क्या है, होम नाम का यूआरएल अवेलेबल है, कि जब भी होम यूआरएल आए तो आपको एग्जीक्यूट करना है पब्लिक स्ट्रिंग, मेथड का नेम, डिस्प्ले होम पेज, डिस्प्ले होम पेज। ये डिस्प्ले होम पेज कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये होम यूआरएल मैच करेगा इससे, तब। क्या इस कंट्रोलर में सिंपल होम यूआरएल होगा या और भी यूआरएल हो सकते हैं, यस, और भी यूआरएल होंगे। तो क्या होंगे, यहाँ पास मैंने रख दिया कि सेव यूआरएल, तो जब सेव यूआरएल हो या फिर कोई भी फेच यूआरएल या फिर सर्च मॉड्यूल, सर्च करने के लिए कोई भी कंटेंट हो सकता है यूआरएल, मैं भी सेव या गेट या यूजर कुछ भी ले लो, ठीक है, यूजर ले लो, ठीक है, मान लो होम यूजर यूआरएल एक एग्जांपल के लिए, तो यूजर यूआरएल, और तो जब यूजर यूआरएल आएगा ब्राउजर से एक एग्जांपल, तो यहाँ आप पब्लिक स्ट्रिंग यहाँ पास कर देंगे लोड यूजर इन्फो पेज। इसी तरह से मान लो और भी हमारे पास यूआरएल बढ़ते जाएंगे, हाँ, इस कंट्रोलर के अंदर हम लिखेंगे, जैसे कि मान लो रजिस्टर यूआरएल, रजिस्टर, या सिंपल आपको समझाने के लिए सेव ही ले लो, सेव यूआरएल। तो सेव यूआरएल में आपको मेथड एग्जीक्यूट करना है, कौन सा, सेव यूआरएल। ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। सेव यूआरएल, सो तो नहीं रहना यार, एक्टिव है ना सभी, पब्लिक स्ट्रिंग, यस सर। हाँ एक्टिव रहो। ये मैं 1 वीक का टॉपिक एक ही पेज में कवर कर रहा हूँ। एमवीसी काफ़ी लेंदी टॉपिक है, मैं आपको शॉर्ट में पूरा मॉड्यूल डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा एमवीसी पैटर्न डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास, अब मैं आपको 2-3 दिन का छुट्टी दे रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको एक ही दो लेक्चर में आपको पूरा एमवीसी का कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा, एक बार में ही। बार बार आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा हाँ ये चीज़ें ऐसी है तो वो चीज़ें ऐसी चल रही है, ऐसी पूरा पिक्चर आपके सामने
प्रेजेंट कर रहा हूँ, ब्राउजर से लेके सर्वर से लेके क्लाइंट से लेके क्या रिक्वेस्ट आएगा क्या आएगा, A to Z पूरा MVC डिजाइन कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना। एक बार ये इस फ्लो को जितने बार आप देखोगे उतना परफेक्ट होगा आपका MVC। और इसमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इंटरव्यूअर पूछे और आपको ना मालूम हो, सारा टॉपिक इंटरव्यू इस यहीं से पूछेगा। ठीक है, तो MVC से जो भी टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे इस डायग्राम से बाहर नहीं पूछे जाएंगे, सारा सब कुछ मेंशन मैंने इसमें किया है। तो बस ध्यान से देखो, सबका आंसर आपको मिलेगा आगे चल के। ठीक है, MVC। अब देखो, अब सेव यूआरएल, स्ट्रिंग सेव नाम का एक मेथड है, सेव यूजर डिटेल्स, और यहाँ एक मेथड है सेव। और मान लो किसी ने यूआरएल टाइप किया ऑल रिकॉर्ड्स, गेट ऑल रिकॉर्ड्स, हाँ, तो पब्लिक स्ट्रिंग गेट ऑल यूजर्स, गेट ऑल यूजर्स, ठीक, ऑल यूजर्स। तो इस तरह से यूआरएल क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। अच्छा, तो ये सारे यूआरएल जो है, हाँ, ये सारे यूआरएल आएंगे कहाँ से, ब्राउजर से। ब्राउजर से ये आ रहे हैं यूआरएल, देखो, और सिचुएशंस आपको मैं बता देता हूँ। यूआरएल, ये सारे यूआरएल्स क्या आ रहे हैं, सेव यूआरएल, सेव यूआरएल, और यूजर यूआरएल, यूजर, और ऑल यूआरएल, और कौन सा है, गेट ऑल यूआरएल। ठीक है, इस तरह से इतना ही है। ठीक है, तो ये सारे यूआरएल्स आ रहे हैं। तो इसके बेस पे आप बोल रहे हैं कि कंट्रोलर को लोड करें, तो ये एक्चुअली ये हमारे पास कंट्रोलर ये वाला बना नहीं है, लेकिन ये सारे यूआरएल जो है होम कंट्रोलर से, कौन सा होम कंट्रोलर में ये बताया गया है कि होम कंट्रोलर अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन होम कंट्रोलर में इतने सारे यूआरएल है, होम कंट्रोलर में इतने सारे यूआरएल हैं, क्या ये गारंटी है कि सारा होम कंट्रोलर में ही यूज़र सेव यूआरएल, जितने भी यूआरएल यहाँ आपने बाइंड किया है वो दूसरे कंट्रोलर में आप बाइंड नहीं कर सकते हैं? अरे आपको एम्प्लॉय का डेटा रजिस्टर्ड करना है तो सेव यूआरएल बनाएंगे ना, एम्प्लॉय सेव, अच्छा, एडमिन सेव, प्रोडक्ट सेव, प्रोडक्ट मॉड्यूल क्रिएट किया आपने, बोला प्रोडक्ट का डेटा सेव करो, तो प्रोडक्ट उसके पास भी कंट्रोलर होगा। तो वहां से अगर यूआरएल आ रहा सेव यूआरएल, तो किसका कौन सा कंट्रोल एग्जीक्यूट होगा, हाँ? कौन सा एग्जीक्यूट होगा इस सिचुएशन में? हेलो, यस सर। अच्छा, ये मान लो हमारे पास एक और कंट्रोलर @ कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर का नाम क्या है, क्लास कोर्स कंट्रोलर, कोर्स कंट्रोलर, कोर्स कंट्रोलर एक क्लास है, और मैंने यहाँ पास बनाया है कि डिस्प्ले होम पेज, इस कोर्स का होम मतलब होम पेज, या फिर मैं कोर्स लेता हूँ डिस्प्ले कोर्स, तो कोर्स की इन्फो, या फिर लोड, या जो भी है रजिस्टर, सेव कोर्स डिटेल्स, तो सेव, अगर कोर्स का, अब मैं एडमिन हूँ, अब या मैंने एडमिन को परमिशन दिया है कि हे एडमिन आप कोर्स को अपडेट कर सकते हैं या फिर कोर्स को रिमूव कर सकते हैं। जो कोर्स एक्टिव है उसको आप एक्टिव करें, और जो कोर्स अभी अवेलेबल नहीं है या उसका फैकल्टी अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए स्टूडेंट रजिस्टर ना करें, उसको क्या करना है, वहाँ से आप परमिशन दे रहे हैं कि वो कोर्स अभी अवेलेबल नहीं है उसमें रजिस्टर ना करें, तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा या फिर इनएक्टिव करना होगा, ताकि कोई भी उस कोर्स के लिए रजिस्टर ना कर सके, राइट। तो वो कोर्स के लिए स्टूडेंट रजिस्टर न कर सके, इसके लिए एडमिन को उस चीज को, कोर्स को एनेबल और डिसेबल करना होगा, कि कहाँ से, डेटाबेस से। तो एडमिन कैसे इस कोर्स को कंट्रोल करेगा, कोर्स को रजिस्टर्ड कैसे करेगा डेटाबेस में, उसके लिए सेव यूआरएल। यस, मैंने बोला ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग सेव
कोर्स, सेव कोर्स, कोर्स को सेव करो, ठीक है। ओके, मैं बोला ठीक है। और कोर्स सेव करो, और अगर बोलते हैं कि गेट ऑल कोर्स, आपको ऑल कोर्स गेट करना, आपने बाइंड किया ऑल पब्लिक स्ट्रिंग गेट ऑल कोर्स, गेट ऑल कोर्सेस, अपडेट कोर्सेस, रिमूव कोर्सेस। तो अरे यूआरएल आपको देख के क्या लग रहा है? हाँ, अपडेट, अरे यूआरएल तो सभी के सेम लग रहे हैं ना, जितने भी कंट्रोलर बन रहे हैं। अपडेट कोर्स। तो अब यहाँ जो रिक्वेस्ट आ रही है, तो हम अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि हे यूज़र, आप या है डेवलपर, अगर जब भी आप मल्टीपल कंट्रोलर अगर बनाएं तो मैंडेटरी है कि आप इनका रूट यूआरएल जनरेट करें, रूट जनरेट करें। रूट बताएं कि ये जो है, ये कंट्रोलर जो है, ये क्या है? रूट है। तो यहाँ पास यूजर, यूजर रूट है। तो यूजर क्या है? यूजर, होम पेज, सेव यूजर, सेव ऑल। ये कंट्रोलर किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कोर्स रिलेटेड, कोर्स, कोर्स से रिलेटेड। तो कोर्स, कोर्स मॉड्यूल का कोर्स कंट्रोलर है, कोर्स के सारे रिक्वेस्ट जाएंगे। इसी तरह से सर्विस के होंगे, तो सर्विस रूट, रजिस्टर रूट, लॉगिन रूट। आए समझ में? तो सबसे पहले अगर आप रूट बता देंगे तो हमें मालूम होगा कि रूट का होम पेज, यूजर होम पेज, यूजर सेव, यूजर ऑल रिकॉर्ड, यूजर का ऑल रिकॉर्ड, यूजर का डेटा सेव करो, यूजर अपडेट करो, ठीक है। यहाँ पर यूजर यूजर हटा देते हैं, अपडेट लिख लेते हैं, अपडेट। बोलो, यूजर डेट ले लो, ठीक है, डिलीट, या होम पे ले, होम होम ही ले लो, फर्स्ट पेज है ना, होम पे। समझ में आया कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? रूट से। तो अब जो ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट आएगी, तो इस टाइम पे जो रिक्वेस्ट आ रही है, तो इस टाइम पे हम बाइंड करेंगे कि हे यूजर, आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो ऐसा ना भेजो, आप क्या कैसे भेजो? अगर होम पे जाना है, होम पे जाना है तो पहले रूट मेंशन करो, यूजर, यूजर देन होम, तब आप होम जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हो सकता है यूआरएल मैच करे, तो इसलिए आपको कंट्रोलर पे क्या मेंशन करना है? रूट। क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये रूट होंगे, तो ये सभी के क्या होंगे? यूजर एक रूट होगा, यूजर यूथ, यूजर रूट, यूजर यूथ। और सर रूट नेम में सर बस ओनली स्लैश और बस नेम लिखा जाएगा बस। हाँ, बता रहे हैं, बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, ठीक है, चिंता मत करो। देखो, सब बता रहा हूँ, डेप्थ में चल रहा है ना। अभी ओवरव्यू मैंने सबको दे दिया ना, पूरा चीज़ें ओवरव्यू कैसे है सब बता दिया है। यस। अब कैसे है, अब क्या है, इंटरव्यू भी देना आप लोगों को, है ना? कि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ फटाफट एक ठो CRUD ऑपरेशन रेडी किया, हो गया, अब आप डेवलपर बन गए। कोई प्रॉब्लम आई तो समझ नहीं पा रहे क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो डेवलपर वो नहीं है कि जो कोड लिखता है, डेवलपर वो है कि जो एरर को पकड़ के सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो डेवलपर कहलाता है, ठीक है। कोड लिखने से डेवलपर नहीं कहलाता। प्रॉब्लम्स को आप तुरंत पकड़ सको कम टाइम में और उसको सॉल्व कर सको, तो आप बेस्ट बेस्ट डेवलपर हो। तो उसके लिए आपको डेप्थ में नॉलेज होगा, तभी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो ये है एक यूआरएल, बेसिक यूआरएल। और इसी तरह से मान लो ये जो है डुप्लीकेट्स करता हूँ, अगर रिक्वेस्ट आती है यूजर की बजाय कहाँ से? कोर्स, कोर्स, तो कोर्स सेव। अब बताओ रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? कोर्स, कोर्स कंट्रोलर पे। हाँ, कोर्स कंट्रोलर पे जाएगी ना यहाँ से। तो यहाँ सबसे पहले क्या बंद किया जाएगा? कोर्स, हाँ, कोर्स कंट्रोलर। तो चेक किया जाएगा कोर्स कंट्रोलर, कोर्स यूआरएल यस अवेलेबल है, यस अवेलेबल है क्या इसके पास, इस कंट्रोलर के पास सेव यूआरएल है, यस अवेलेबल है, तो लोड कर दो वो हमें डायरेक्शन। तो ये आपको सीधा यहाँ से
लेकर किधर आ जाएगा, इसके पास। तो ये है कॉम्बिनेशन किसका, यूआरएल्स कैसे बाइंड किए जाते हैं। तो पहले क्या होता है, लोकेशन फाइंड किया जाता है, उसके बाद उसके कंट्रोलर के पास रूट कंट्रोलर, रूट के बाद उसके बाद मेथड, उसका मेथड का टाइप कौन सा, किस टाइप का मेथड है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैपिंग पे। तो मैप कैसे किया जाए, ठीक है। ये यूआरएल क्या ऐसे ही मैप किया जाएगा, नहीं, ये वैलिड नहीं है, वैलिड सिंटैक्स नहीं है, इसको बोलते हैं मैपिंग। तो कैसे मैप किया जाए इस जो रिक्वेस्ट को, किसे, कंट्रोलर से, कंट्रोलर यूआरएल से कैसे मैप करें। तो इसके लिए जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, वो यूआरएल होम। तो यूजर, तो जैसे ही यूजर आएगा उसको हम मैप करेंगे, एनोटेशन यूज करते हैं ऐट सिंबल, ऐट सिंबल, और एनोटेशन का नेम है रिक्वेस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग, और इस यूआरएल का नेम। तो स्ट्रिंग में सारे यूआरएल्स होंगे स्ट्रिंग फॉर्म में, और क्या नाम है, यूजर, रूट नेम। ये क्या आपका रूट यूआरएल, ये है रिक्वेस्ट मैपिंग। तो प्रॉपर मैपिंग कैसे करेंगे आप, एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग मीन्स आप सिंपल इसको मैप कर दो। आप इसको भी आप मैप कर सकते हैं सेव को, किससे, रिक्वेस्ट मैपिंग से। तो एट द रेट इसको भी आप रिक्वेस्ट मैपिंग, जितने भी आ रहे हैं रिक्वेस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है आपका, रिक्वेस्ट मैपिंग, और क्या नाम है यार, यहाँ पास कौन सा यूआरएल था, होम, रिक्वेस्ट मैपिंग होम, रिक्वेस्ट मैपिंग, ये सारे आप रिक्वेस्ट मैपिंग के साथ मैप कर दो, इसको बोलते हैं मैपिंग। समझे, अरे साक्षी समझ में आया, इजी है या डिफिकल्ट, ठीक है इजी है ना, सर, सही है, आ रहा है। आ रहा, एकदम स्लोली इंजेक्ट कर रहा हूँ, आप चिंता मत करना, धीरे 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 पूरा आप लोग प्रोजेक्ट समझ में आने लगेगा, बस फ्लो को पकड़ो, रटने की जरूरत नहीं। इसी तरह से रिक्वेस्ट मैपिंग सभी जगह बाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये है रिक्वेस्ट मैपिंग। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में मीन्स जो ब्राउजर से रिक्वेस्ट आती है उसके साथ कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ रिक्वेस्ट आते हैं गेट मेथड के साथ, कुछ रिक्वेस्ट आते हैं पोस्ट के साथ। अब रिक्वेस्ट मैपिंग अगर आप बाइंड कर रहे हो तो यहाँ आपको मेथड टाइप भी बताने पड़ेंगे। इस सिचुएशन में क्या बताने पड़ेंगे, मेथड टाइप। अब मेथड टाइप कैसे बताओगे, हाँ? यहाँ मान लो रिक्वेस्ट हमारा आ रहा है, सपोज समझो, कल मैंने लास्ट टाइम बताया था ना ऊपर कि कोई भी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जब ट्रेवल करता है यहाँ से, एचटीटीपी रिक्वेस्ट ब्राउजर से, तो क्या क्या लेके जाता है, बोलो, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड टाइप, मेथड टाइप, यूआरएल एंड एचटीटीपी वर्जन, राइट। हाँ, तो ये अभी आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है वो क्या न्यू रिसोर्स क्रिएट करने के लिए भेजा है या सिंपल डेटा एक पेज डिस्प्ले के लिए, यस। तो आप उसका मान लो पहला रिक्वेस्ट आया किसके लिए, कौन सा मेथड, गेट, मेथड टाइप गेट, यूआरएल आपका क्या है, फॉरवर्ड स्लैश यूजर, और वर्जन http 1.0 1.1 ये आएगा। तो यहाँ फर्स्ट जो रिक्वेस्ट आई है वो कौन सी आ रही है, गेट रिक्वेस्ट। कहाँ चला गया, गेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है, होम, होम पे आ रहे ना, तो यहाँ होम बाइंड करेंगे, रिक्वेस्ट यूजर होम, होम, होम पेज को किससे बाइंड करना आपको पड़ेगा फिर, यहाँ इनको कैसे बाइंड करोगे, देखो, तो
रिक्वेस्ट मैपिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, और चाहे तो देखो दोनों सिंटेक्ट, ओल्ड अप्रोच और न्यू अप्रोच। तो आपको प्रोजेक्ट में अगर ओल्ड प्रोजेक्ट होगा, अगर आप माइग्रेशन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई चीज़ें माइग्रेट हो रही है, या कोई मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है, अगर कंपनी में आप जाएंगे तो आपको या तो माइग्रेशन मिल सकता है या तो मेंटेनेंस मिल सकता है, इसकी ज़्यादा चांसेस रहती है। स्क्रैच प्रोजेक्ट मिलना काफ़ी किस्मत की बात है, ठीक है, फ्रेशर्स के लिए। तो अगर मिल गई तो आपकी किस्मत अच्छी है कि स्क्रैच प्रोजेक्ट मिल रहा है, सब कुछ आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी, बट ज़्यादातर चांसेस ये है कि माइग्रेशन का मिलेगा आपको प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पहले से ओल्ड प्रोजेक्ट जो वो old- जो डेवलपर्स हैं वो पहले से कोड लिख चुके हैं 2 साल 4 साल पहले, या 5 साल के 8 साल पहले, तो उनके कोड को आपको चेंज करना होता है। तो वहाँ पास काफ़ी पुरानी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी कि उन लोगों ने कोड उस टाइम पे कैसे लिखा था, और अब हमें इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि हम चाहते हैं हम क्या, क्लाइंट चाहता है कि हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी हो, लोडिंग टाइम इंक्रीज हो, डाउन टाइम, इसका डाउन टाइम जीरो हो, मिस डाउन ना हो हमारी एप्लीकेशन, काफ़ी चीज़ें वो आपसे वो एक्सपेक्ट करता है कि हमारी भी एप्लीकेशन फास्ट हो, क्योंकि मार्केट में डिमांड है, क्योंकि आज की डेट में स्लो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, सब कुछ हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो वो उस टाइम पे आपसे बोलेगा कि मेरा ये ओल्ड प्रोजेक्ट है, इसी कंपनी में बना है, अब मुझे दूसरा बना के दो, अपडेट करके दो। तो वो माइग्रेट होती है सारी चीज़ें, या फिर तो जब ओल्ड प्रोजेक्ट को new किया जाता है तो माइग्रेशन कहलाता है, और उसी ओल्ड प्रोजेक्ट को मॉडिफिकेशन होता है तो मेंटेनेंस प्रोजेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ मान लो वहाँ उस टाइम पे बाइंड किया गया था रिक्वेस्ट मैपिंग रिक्वेस्ट मैपिंग रिक्वेस्ट मैपिंग। तो रिक्वेस्ट मैपिंग में कुछ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा आपको यूआरएल। तो यूआरएल कैसे बाइंड करेंगे यहाँ पास, ये कौन सा है यूआरएल, होम यूआरएल, होम यूआरएल। मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, जो रिक्वेस्ट आ रही है फर्स्ट रिक्वेस्ट, इसको बता रहा हूँ। तो इसको आपने कैसे बाइंड किया, रिक्वेस्ट मैपिंग होम यूआरएल। ये होम यूआरएल कहलाएगा आपका वैल्यू, क्या कहलाएगा, वैल्यू इक्वल टू दिस, वैल्यू इक्वल टू दिस, वैल्यू क्या होगी, होम यूआरएल। और आपको साथ ही साथ बाइंड करने होंगे ये यूआरएल, और साथ ही साथ बाइंड होंगे मेथड टाइप, किस टाइप का आपका मेथड, कौन सा रिक्वेस्ट आ रहा है। तो यहाँ कॉमा 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 देके सेकेंड वैल्यू, सेकेंड टाइप क्या है आपका, मेथड, मेथड इक्वल टू, मेथड इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट, रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। जब ये इतना लाइन आप लिखेंगे तो ये जो यूआरएल आ रहा है ये आपका इससे बाइंड किया जाएगा, किससे, हाँ समझे यार क्या, ये आपको पूरा बाइंड करना होगा किससे, इससे, ये मेथड से। तो ये गेट मेथड, गेट रिक्वेस्ट, अगर पोस्ट आ रहा है तो इस टाइम में आपको क्या करना होगा, आपको पोस्ट के साथ पोस्ट बाइंड करने होंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ। ये है आपका पोस्ट, पोस्ट में मैं इसको रिमूव, और किस टाइप का यूआरएल आ रहा है ये आपको पोस्ट। तो यूआरएल वैल्यू क्या होंगी इसकी, वैल्यू होम सेव, सेव यूआरएल, और मेथड टाइप, मेथड इक्वल टू, मेथड टाइप इक्वल टू पोस्ट। ये आपको ओल्ड प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा ये सिंटैक्स, तो डरने की जरूरत नहीं है यार। हाँ यार कर लोगे, ओल्ड प्रोजेक्ट पे बोलोगे क्या, मैं ओल्ड प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट दो।
बोलो यार, समझ में आया? दो चीजें मेंशन करनी होगी ना। पहला, यस सर। हाँ, पहला जो होगा वो होगा मेथड टाइप, जो होगा उसका, सॉरी, इधर है, गेट टाइप, मेथड टाइप। अगर पोस्ट है तो पोस्ट, और यूआरएल बाइंड करनी होंगी किससे, इससे यूआरएल बाइंड करना होगा। तो ये चीज़ें आप, बेसिक आइडिया है, इस तरह से आप लोग कर लेना। लेकिन फिर स्प्रिंग बूट ने इन चीज़ों को देखा और एनालाइज किया कि कोड लेंदी हो रहा है, क्यों ना हम इसका शॉर्टकट बना दें। तो बाद में जब अपडेट हुआ, स्प्रिंग बूट अपडेट हुआ, तो इस प्रॉब्लम को इन्होंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। किसके लिए? डेवलपर्स के लिए। और डेवलपर्स के लिए इन्होंने क्या किया, चीज़ें को ईजी बना दी। और इतना ईजी बना दिया कि आज डेवलपर को जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेशन कर दिया धीरे बढ़िया है सर। धीरे। धीरे धीरे इतनी सारी चीजें हाँ, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। पहले इतना तो सर ये भी आ गया है सर। तो रीजन क्या है यार? रीजन ना, क्योंकि डेवलपर ने सॉल्यूशन निकाला, वो सॉल्यूशन और दूसरे डेवलपर के लिए प्रॉब्लम बन गई। वो इतना लॉजिकल सोचते 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 इतना सोच डाले कि दूसरों को सोचने की जरूरत ही नहीं, आप सोचो ही मत। जॉब ही खत्म। हाँ, उनका कहना है कि अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हमने। हाँ, अब देख लो पाइथन डेवलपर यस की, सर। पाइथन नहीं है मार्केट में। इतना सारा फंक्शंस, इतने सर ऑटोमेशन। पाइथन तो हो गया सर एकदम। अरे तो इतना अपडेशन दे दिया ना, इतना चीजें फुल्ली ऑटोमेटेड बना दिया, पाइथन डेवलपर की रिक्वायरमेंट ही नहीं। हर चीज बनी बनाई मिल रही है रेडीमेड, तो कौन बनाएगा? तो पहले ही कभी कभी मुझे भी सोच के लगता था कि यार पहले ही अच्छा था, इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजें, ताकि उसको हम लोग सॉल्व करते थे। ऑटोमेशन की वजह से सब कुछ धीरे धीरे सर धीरे पहले इतना कंप्यूटर भी नहीं था सर। हाँ। चलो, प्रॉब्लम अभी आपके सामने ही सर प्रॉब्लम आएगा, तो सर आप, प्रॉब्लम आपके सामने भी आएगा ना, तो आप भी दिन रात करके उसका सॉल्यूशन ही ढूंढोगे कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि आपको उसी का पैसा दिया जा रहा। हम्म, तो अब सोचो लॉक डेवलपर दिन भर प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना सॉल्व कर दिए, पूरा सब सिस्टम ही साफ कर दिए। हम्म, ठीक है। तो इसमें क्या ऐसा किया, अभी ये देखो, इस कॉन्सेप्ट को रिड्यूस कैसे कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को बोला "ओए, ऐसा इतना लेंदी कि आपको एक लिखने की क्या जरूरत है, आप मेथड को क्यों बाइंड कर रहे हो, आपको मेथड ही बना देना चाहिए। गेट से रिक्वेस्ट आ रहा था, गेट मैपिंग, पोस्ट से रिक्वेस्ट आ रहा था, पोस्ट मैपिंग कर दो। बोले कि वाह क्या बात है, कहाँ थे आप इतने देर दिन तक, कहाँ थे आप हैं? गेट मैपिंग यूआरएल @ पोस्ट मैपिंग यूआरएल, बस खत्म, शॉर्ट कर दिए। यहाँ पास होम यूआरएल, और इसको रिप्लेस कर दिया सेव यूआरएल। समझे? तो इसका रिप्लेसमेंट, तो जितनी लाइन का जो कोड लिख रहे थे आप, एक ही में हो गया, ठीक है। Ctrl+X, या तो आप ये लिखो, या तो ऊपर वाला लिखो, या तो आप Ctrl+X, या तो आप इसे लिखो, या फिर इसे लिखो। कौन सा सही है? है? इतने लेंदी कोड लिखने से अच्छा ये है कि आप क्या कर दो, ये लिख दो, ठीक है। गेट मैपिंग, तो ये अलग से मेथड, गेट मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, मेथड ही इन्होंने बना दिया गेट मैपिंग। मेथड लगाने की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, मेथड ही इन्होंने बना दिया पोस्ट मैप। तो रिक्वेस्ट मैपिंग जो यूज होता था सिंपल रिक्वेस्ट बाइंड करने के लिए, सिंपल रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। नहीं आपको कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट कराना है, ना कि कुछ भी करना है, सिर्फ यूआरएल रूट बताने के लिए रिक्वेस्ट में यूज करते हैं। तो ये सिर्फ रूट बताने के लिए रिक्वेस्ट मैपिंग।
तो जो भी रूट आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट गेट होता है, ठीक है। तो कोई भी रिक्वेस्ट जो भी आ रही है बाय डिफॉल्ट गेट होता है, तो आपको गेट बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी पोस्ट के लिए आपको पोस्ट बताना पड़ता है, इसमें पोस्ट के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट बताना होगा, तो उसके लिए ये मेथड टाइप बताने पड़ते हैं, ठीक। तो इसलिए अपडेशन जो हुआ था वो क्या हो गया, अपडेट कि रिक्वेस्ट आ रही है पोस्ट मैपिंग यूज करो, गेट से रिक्वेस्ट आ रही है गेट मैपिंग यूज करो, और आपका रेस्ट एपीआई में जो रिक्वेस्ट आएगी उसको पुट मैपिंग और इस तरह से आप डिलीट मैपिंग वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ क्या मैपिंग या यस सर, एनोटेशन? क्लियर है सर। हाँ चलो, अब देखो ये जब मैप होगा तो यहाँ मैप होने के बाद रिक्वेस्ट यहाँ से आई, फ्रंट कंट्रोलर के पास गई, फ्रंट कंट्रोलर ने डक बताया और ये रूट से आ गया हमारे मेथड के पास। अब ये मेथड का काम यहाँ से शुरू, ठीक है। किसका मेथड? अब मेथड क्या करेगा ये, मेथड। अब मेथड बोला कि आपको कुछ क्या करना है, होम पेज रिटर्न करना है, सिंपल होम पेज। तो बोले कि ओके मैं कैसे पेज रिटर्न करूं, मेरे पास तो कोई पेज नहीं है। बोले कि आपको पेज नहीं रिटर्न करना है, आप उस पेज का नेम रिटर्न कर दो। बोला ठीक है, मेरा काम है नेम रिटर्न करना, तो मैं नेम रिटर्न करूंगा। लेकिन कंट्रोलर पेज रिटर्न नहीं करता, क्या रिटर्न कर रहा है ये एक नेम रिटर्न करता है। रिटर्न रिटर्न उस पेज का नेम, क्या है पेज का नेम, तो ये पेज है, पेज का नेम इंडेक्स या होम। ये सिर्फ एक स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है जो ये कंट्रोलर रिटर्न करता है, ठीक। लेकिन पेज कौन रिटर्न करेगा, पेज कौन ब्राउजर पे लेके जाएगा, कंट्रोलर नहीं। अब यहां से सिस्टम चेंज होने वाला है, देखो ये रिटर्न करता है आपको, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, व्यू नेम। कंट्रोलर क्या रिटर्न करता है आपका, व्यू नेम। व्यू मतलब मीन्स जो चीजें हमें व्यू करानी है यूआई पेज को, तो यूआई को व्यू, एमवीसी पढ़ रहे हैं इस वजह से प्रॉपर नेम लेना पड़ेगा, एमवीसी, एम वी वी मीन्स व्यू, तो व्यू का नेम रिटर्न करता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, व्यू नेम बोल दे। ये एक प्रकार का क्या है, व्यू नेम। सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पास मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो ये जो है आपका व्यू नेम है, इसको क्या बोलेंगे, व्यू नेम। तो व्यू नेम, कंट्रोलर व्यू नेम रिटर्न करता है किसको, वापस फ्रंट कंट्रोलर को, ओ वापस फ्रंट कंट्रोलर को रिटर्न करता है व्यू नेम। फ्रंट कंट्रोल है जो सब कुछ हैंडल कर रहा है खुद अकेले। क्या बोल रहा है कि ये यूआरएल है, फर्स्ट यूआरएल फ्रंट कंट्रोलर है, फ्रंट कंट्रोलर ये कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट है, कौन सा, होम कंट्रोलर। ओके चेक करता हूँ, इसने गया हैंडलर मैपर के पास, चेक किया होम कंट्रोलर अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो रिटर्न करो। अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करो, जाके उसको बोल दो अवेलेबल नहीं है, फॉर नॉट फॉर, ये पेज नॉट वैलिड या रिक्वेस्ट नॉट, कोई भी एक्सेप्शन बाहर से दे दो, कंट्रोलर को सर्च करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन में सर्च करने की जरूरत नहीं है कि वो कंट्रोलर कहाँ है, अननेसेसरी टाइम लेने की जरूरत नहीं, तुरंत बता दो, हैंडलर मैपर से जाके चेक करो, यस अवेलेबल है तुरंत दो, तुरंत बाहर कर दो, यस है तो उसको रिस्पॉन्स दो, नहीं है तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर दो, सिंपल, ठीक है। एरर पेज डिस्प्ले करो, तो कभी आप देखते हो फोन नॉट फोर ये पेज अवेलेबल नहीं है, या फिर इंटरनल सर्वर एरर या कुछ भी रेस्पॉन्ड आता है आपके रिक्वेस्ट के बेस पे,
तो वो सारी चीज़ें कब होती हैं, कैसे होती हैं, वो आपको बता रहे हैं कि एरर कैसे डिस्प्ले किया जाता है। कस्टम एरर कैसे बनाएंगे आप, अपना खुद का एरर कैसे डिस्प्ले कराएंगे। स्प्रिंग बूट तो डिस्प्ले कराता ही है, लेकिन आपको डिस्प्ले कराना होगा तो कैसे कराएंगे, वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे। यहाँ तक आप बताओ। व्यू नेम, तो ये क्या रिटर्न करता है कंट्रोलर को, व्यू नेम रिटर्न करता है। यहाँ तक क्लियर? अरे यस सर। हाँ, अब व्यू नेम का ये फ्रंट कंट्रोलर क्या करेगा, व्यू नेम का, हाँ, फ्रंट कंट्रोलर क्या करेगा व्यू नेम का, अरे इस व्यू नेम को भेजता है व्यू रिजॉल्वर के पास। व्यू रिजॉल्वर व्यू रिजॉल्वर एक इंटरफेस है, या इसको बोल सकते हैं एक प्रकार के क्लास है। इंटरनली ये स्प्रिंग बूट मैनेज करता है इस क्लास को। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब इंटरनली चलता है। बट चीज़ें डिस्कस क्यों की जा रही है, इंटरव्यू के हिसाब से, ठीक है। ये सब स्प्रिंग बूट इंटरनली हैंडल करता है। तो फ्रंट कंट्रोलर अब सेंड करता है ये रिक्वेस्ट किसको, कलर चेंज, अब आ जाते हैं यूआई ग्रीन व्यू रिजॉल्वर के पास। तो इधर से मुझे लगता है कि ये सारे रिक्वेस्ट को यहाँ से हटा दे, साइड कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ये ब्राउज़र, हाँ ठीक है, यहाँ अब ये फ्रंट कंट्रोलर इसी सेम रिक्वेस्ट को भेजता है किसके पास, मान लो ये, हाँ, व्यू नेम क्या भेज रहा है ये, यहाँ से रिटर्न क्या आया, व्यू नेम। तो व्यू नेम रिटर्न आया, तो ये भेजेगा व्यू 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 नेम। तो जो भी व्यू नेम फ्रंट कंट्रोलर को मिलेगा, वो भेजता है किसके पास, अरे किसके पास भेजेगा, बोलो यार, व्यू रिजॉल्वर। व्यू रिजॉल्वर एक क्लास जिसको क्या भेजा जाता है, व्यू नेम कौन भेजता है, फ्रंट कंट्रोलर व्यू रिजॉल्वर के पास। तो व्यू रिजॉल्वर इस व्यू नेम का करता क्या है, इस व्यू नेम को, जैसे कि व्यू नेम इसने क्या भेजा है अभी, होम, है यस होम। तो इस व्यू नेम को होम, जो व्यू नेम है, ये इसमें ऐड करता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या ऐड करता है इसके साथ, व्यू नेम के साथ, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। क्या मतलब है, क्यों ऐड करता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्यों ऐड करता है, और प्रीफिक्स और सफिक्स का मीनिंग क्या है देख लो पहले। प्रीफिक्स, अच्छा, एक सिंपल एक मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको समझने के लिए एक सिंपल सा आप बताएं मुझे कि आपके पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मान लो माई वेब ऐप है, एक एप्लीकेशन है, आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया स्प्रिंग बूट में, राइट। प्रोजेक्ट नेम के अंदर आपने बनाया एसआरसी, एक फोल्डर होगा मिलेगा एसआरसी। एसआरसी के अंदर क्या होगा, मेन के अंदर जावा, जावा में क्या होगा आपका, जावा के अंदर पैकेज, है ना, जो भी आप पैकेज फोल्डर बनाएंगे AIT.com बेस पैकेज, राइट, बेस बेस पैकेज के अंदर आपके सब पैकेजेस होंगे, और सब पैकेज में एक क्लास होगा मेन क्लास, और एक होगा मेन क्लास, जिसको बोलेंगे स्टार्टर क्लास, मेन क्लास, और ये होगा सर्वलेट इनिशियलाइजर, सर्वलेट क्लास, ठीक है, सर्वलेट क्लास। दो क्लासेस आपको मिलेंगी किसके अंदर, यहाँ। दूसरा, अब एसआरसी के बाद इसमें आएगा एक रिसोर्स पैकेज, है ना, एसआरसी डॉट मेन रिसोर्स, रिसोर्स फोल्डर के अंदर आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन,
प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, यस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी क्लास हो गया नहीं, समझ में आ गया, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में इसके बाद आपको मिलेगा टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या ऐड होंगे, इसके अंदर ऐड होंगे स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर क्या ऐड होगा यार, स्टैटिक बोलो, आई थिंक टेम्पलेट एंड स्टैटिक है ना, कैसे है? अरे प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं मालूम है क्या तुम लोग को? सर HTML पेज सर है। हाँ, इसके अंदर ऐड किया जाएंगे HTML पेज। अरे टाइम कितना जल्दी निकल गया, टाइम का तो पूछो मत। हाँ हाँ हाँ, वेब प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था क्या, कोई वेब प्रोडक्ट मैनेजमेंट ना? चलो इसको हम यहाँ पर यहाँ देखो, ये है प्रोडक्ट, ये प्रोजेक्ट नेम, कंट्रोलर, ये हमारा कंट्रोलर ये क्लास अवेलेबल है, ठीक है। कंट्रोलर क्लास अवेलेबल कहाँ है, यहाँ। और पैकेज अवेलेबल कहाँ है, ये इधर। स्टैटिक एंड टेम्पलेट, रिसोर्स के अंदर स्टैटिक, टेम्पलेट के अंदर index.html पेज। तो पूरे प्रोजेक्ट में इनका लोकेशन एक ही पैकेज के अंदर है या डिफरेंट लोकेशन में है? डिफरेंट लोकेशन में ना, यस। तो डिफरेंट लोकेशन में है, लेकिन सभी कहाँ अवेलेबल है, हमारे क्लास पाथ में। इसको क्या बोलेंगे, क्लास पाथ। तो ये जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पास, इसको बोलते हैं क्लास पाथ। तो क्लास पाथ क्या होता है कि ये आपको पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर, ये कहलाते हैं क्लास पाथ, जो प्रोजेक्ट है कौन किसके अंदर अवेलेबल है। तो हमारा टेम्पलेट के अंदर हमारी क्या फाइल्स अवेलेबल है, कौन सी फाइल आपने क्रिएट किया है, home.html, होम। और हो सकता है कि आप जेएसपी पेज भी ऐड किए हों, हाँ, जेएसपी, लाइक मान लो home.jsp, आप चाहते हैं कि या तो जेएसपी पेज लोड हो, जब मैं चाहूँ तो जेएसपी पेज लोड हो, जब मैं चाहूँ तो एचटीएमएल पेज लोड हो। ये आप प्रॉपर्टी के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कोई सा भी पेज आप चाहे तब आप चेंज कर सके हैं। मीन्स लूज कपलिंग, लूजली कपल बना रहे हैं, तो लूज कपलिंग बनाने के लिए आपने क्या है, मल्टीपल। अगर हमारे इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है एचटीएमएल में, तो आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, जेएसपी में, तो बाहर से ही कॉन्फ़िगर कर देंगे पेज क्रिएट करके, ठीक है। तो ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोवाइड किया जाता है प्रोजेक्ट को, वो कौन बताता है, आपका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। ये क्या है, हमारी इनपुट फाइल है, कंटेनर को इनपुट प्रोवाइड करता है, या अरे इनपुट है ना, मैंने बताया था ना, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी एक इनपुट फाइल जो हमारे कंट्रोलर या फिर कंटेनर, आईएससी कंटेनर को इनपुट प्रोवाइड करता है कि वैल्यूज, याद है मैंने बताया ना कुछ दिन पहले स्प्रिंग बूट की क्लास में। यस सर। ऐसे कंटेनर में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले बताया, उसमें की एंड वैल्यू मेंशन किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो एनोटेशन @वैल्यू एनोटेशन जो हम अप्लाई करते हैं, वो की जो होती है सिंगल की बाइंड करने के लिए, मैप की बाइंड करने के लिए, @कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी प्रीफिक्स बाइंड करने के लिए, सारी चीजें आपको बताया ना अभी कुछ। तो ये क्या काम करता है, जो आईओसी कंटेनर है जहां ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं उनको वैल्यू पास करने के लिए, ठीक है, बाइंड मैप करने के लिए। तो जब प्रोजेक्ट लोड होता है तो उस टाइम पे हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी भी लोड होता है, और ये वो की एंड वैल्यू प्रोवाइड करता है की के बेस पे। तो यहाँ कंट्रोलर ये रिटर्न कर रहा है व्यू रिजॉल्वर को क्या है, बोला है कि व्यू का नेम हमें प्रोवाइड करो। जबकि हमारे पास जब हमारे पास होम डॉट एच टी एम एल पे एक्सटेंशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं ना, ये हमारा व्यू नेम, ये हमारा एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन एच टी एम एल, एक्सटेंशन जेएसपी। तो इससे पहले हम होम डॉट
HTML home डॉट HTML अगर हम चाहे home डॉट HTML रिटर्न करना तो क्या ये रिटर्न करेगा डायरेक्ट पेज? हाँ, डायरेक्ट पेज home डॉट HTML एक तो रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन अगर हम चाहें डिजाइनिंग में, तो डिजाइनिंग में अगर स्प्रिंग बूट चाहता है तो इसको डिजाइन कर देता है, डायरेक्ट यहाँ से पेज भी रिटर्न कर सकते हैं। क्यों आप होम होम मीन्स व्यू नेम क्यों रिटर्न कर रहे हैं? आप पूरा कंप्लीट एक्सटेंशन ही रिटर्न कर दो एक्सटेंशन के साथ। लेकिन ये किस टाइप की बाइंडिंग हो जाएगी? स्टैटिक बाइंडिंग मीन्स ये क्या हो जाएगा? फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएगा कि होम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ HTML पेज ही एक्सेप्ट कर पाएगा, JSP पेज नहीं। उसको होम जो है यहाँ पास बाइंड कर दिया गया है कि आपको क्या यहाँ पास मेंशन करना होगा, HTML पेज ही सर्वर को देना पड़ेगा। रिएक्ट अगर आप बात करें रिएक्ट की, आप बात करें एंगुलर की, आप कोई चीज़ें इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये वो पेज को लोड ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा? तो हम चाहते हैं कि रन टाइम पे कोई भी किसी भी टाइप का एक्सटेंशन अगर दिया जाए तो ये उसको होम से उसके व्यू नेम से बाइंड कर दिया जाए, एक्सटेंशन डिपेंडेंसी ना आए। इसलिए स्प्रिंग बूट ने क्या है, एक्सटेंशन को बोला है कि आप सर हाँ जैसे कि होम का स्टाइल पेज है और TS पेज है, टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट, हम्म, तो वो कहाँ पे होगा? जैसे हम उसमें स्टाइल लगाना चाहते हैं होम में, स्टाइल मतलब जैसे CSS है उसका, CSS। हाँ हाँ तो जैसे सी होम हाँ पेज है तो हाँ अच्छा होम पे तो ये सब कुछ यहाँ रहेगा ना आपका। यहाँ आप टेम्पलेट में यहाँ पास बैंड करो ना। ये आपका स्टैटिक पेज है, स्टैटिक पेज में या CSS बनाओ, जावास्क्रिप्ट पेज बनाओ, ये जो बनाना है सब कुछ यही लिखो ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास टेम्पलेट, यहाँ पास तो माई, सर उसमें अपडेट भी तो है, जैसे अपडेट या रजिस्टर पेज है, उसका भी हमें CSS लिखना है। हाँ लिखो, कोई इशू नहीं है। तो ये CSS जो होगा इसे लिंक होगा ना, ये HTML, तो HTML पेज होगा तो बाय डिफॉल्ट ये भी पेज लोड होगा ना, क्योंकि इसे स्टाइल पेज का जो आप SRC ऐड करेंगे, SRC मीन्स स्क्रिप्ट सॉरी स्टाइल, इनलाइन स्टाइल या एक्सटर्नल स्टाइल लिंक आप HTML पेज के अंदर देंगे ना। तो जब ये HTML पेज लोड होगा तो ऑटोमेटिक ये भी पेज लोड किया जाएगा, फाइंड किया जाएगा। हाँ, अलग से इसमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यस सर। ये तो HTML के साथ है। आप चाहे सर इनलाइन मैं स्टाइल कर रहा था कि सर उसमें टेम्पलेट में एक फोल्डर बना दे रहा था जैसे होम का, तो होम में उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट उसके लिख रहे थे होम के, हाँ ये है फिर ना, ऐसे ही फिर रजिस्टर का, तो वो ले नहीं रहा। अरे ये है ना स्टैटिक, स्टैटिक फोल्डर इसमें डालो आप CSS वगैरह। ये इसके अंदर टेम्पलेट के अंदर एक CSS फोल्डर क्रिएट कर लो। इस तरह से फोल्डर क्रिएट करके इसका लोकेशन पास करो, ठीक है। चलो मैं बता दूंगा, आपको कोई इशू नहीं है। CSS JS जावास्क्रिप्ट, अरे इसमें रिएक्ट वगैरह एंगुलर वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं आप। चिंता क्यों कर रहे हो, बता रहा हूँ सब इंटीग्रेशन बताऊंगा, UI की चिंता मत करो, ठीक है। कैसे रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट आप एंगुलर के साथ रिएक्ट करोगे, कैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट थीम लिप JSP सब सब बताऊंगा। यस सर। अभी आप एक बार फ्लो समझ जाओ। फ्लो का मेन क्या है रीजन, क्योंकि यहाँ पास मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डायनेमिकली है, इसका मतलब कि आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो कैसे ऐड करेंगे वो बात कर देखेंगे, लेकिन हमको फीचर देखना है कि कंट्रोलर का फीचर क्या है। कंट्रोलर क्या भेजता है? कंट्रोलर व्यू नेम ही क्यों भेजता है? वो डायरेक्ट पेज क्यों नहीं भेज रहा? क्यों? क्योंकि पेज नहीं भेजने का रीजन ये है कि ये स्प्रिंग बूट फुल्ली क्या है, डायनेमिक बना रहा है कि जो आप जो पेज ऐड करना चाहे, HTML टाइप का एक्सटेंशन ऐड चाहे HTML कर दे, JSP ऐड करना चाहे JSP ऐड कर लें। जो भी आपको लगता है कौन सा पेज रिटर्न करना, आप उसको कर लो, है ना। फ्यूचर में एंगुलर के साथ URL बाइंड कर देंगे, आप व्यू नेम रिटर्न करो, है ना, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें, तो व्यू रिजॉल्वर एक देखो यहाँ, यहाँ क्या होगा, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होती है कि ये जो इसके पहले आपको पास करना है, तो प्रीफिक्स इसमें क्या है, टेम्पलेट। लेकिन अगर मैं JSP की बात करें, जावा सर्वर पेज, तो JSP पेज टेम्पलेट के अंदर नहीं होता है, वो क्रिएट करते हैं SRC मेन वेब ऐप। वेब ऐप के अंदर आपको क्रिएट करना होगा वेब हाइफन INF, वेब हाइफन INF के अंदर वेब ऐप और XML फाइल्स,
देन उसके बाद मेंशन करने पड़ेंगे आपको क्या है यहाँ property.html फाइल में क्या ऐड करने होंगे यहाँ पास व्यू रिजॉल्वर्स, व्यू मैं बता रहा हूँ व्यू रिजॉल्वर्स, स्प्रिंग MVC, स्प्रिंग व्यू प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? स्प्रिंग MVC प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आपका ऐड करना होगा वेब -inf, -inf और जो भी फोल्डर नेम होगा, ठीक है। सफिक्स क्या है? MVC प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सफिक्स क्या है? .jsp। अब ये है व्यू रिजॉल्वर का कॉन्फ़िगरेशन JSP के साथ। तो ये जो था ये ओल्ड अप्रोच है, इसको हम यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रूल अप्लाई होता है किसके साथ? JSP के साथ। यूज करने जा रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं थीम लीफ। थीम लीफ में क्या होता है? HTML इंटरनली टेम्पलेट फोल्डर को सपोर्ट करता है, इस वजह से हमें कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती, वो इंटरनली कॉन्फ़िगर कर देता है। किसमें? थीम लीफ के केस में। लेकिन अब JSP के केस में, JSP अगर आप यूज कर रहे हो जावा सर्वर पेज JSP यूज कर रहे हो इसमें पेज डिस्प्ले के लिए, तो उस टाइम पे आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स बाइंड करने होंगे, तब जाके इसका फोल्डर लोकेशन मिलेगा, और फोल्डर लोकेशन मिलेगा तो ये पेज लोड किया जाएगा। तो प्रीफिक्स क्या है? web-inf एंड सफिक्स .jsp। तो व्यू नेम जब ये रिटर्न करता है व्यू नेम, तो ऐड किया जाएगा इससे पहले प्रीफिक्स। तो जो प्रीफिक्स आप यहाँ पास मेंशन किए हैं वो प्रीफिक्स लग जाएगा कहाँ? इसके जस्ट बगल में है। जस्ट क्या होगा यहाँ पास? प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड किया जाएगा डॉट, इसका सफिक्स क्या है? .jsp। ये कंप्लीट एक लोकेशन बना है। अरे ये एक URL एक पाथ बना या नहीं? home.jsp। अब एक्सटेंशन रेडी हो गया web-inf। अरे जो भी यहाँ पास मैप करोगे यहाँ पास web-inf वेब ऐप, और उसके अंदर मान लो फोल्डर नेम लिया पेज। हाँ, पेज के अंदर ये होना चाहिए। तो पेज डॉट, तो जो भी आपको बाइंड करना है, बाइंड क्यों करना है? क्योंकि आपने मान लो यहाँ पास वेब ऐप के अंदर फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, फोल्डर या फोल्डर और web-inf नाम का फोल्डर क्रिएट किया, और इसके अंदर आपने क्रिएट किया लोकेशन किसका? JSP फाइल index.jsp। इंडेक्स लिख लो, JSP ऑटोमेटिक ले लेगा ये JSP पेज। तो ये JSP पेज एक्चुअली अवेलेबल कहाँ है? index.jsp। तो ये पेज आपको लोड कराना है, तो आपको यहाँ कॉन्फ़िगर करने होंगे किसके अंदर? ये लोकेशन यहाँ आपको स्प्रिंग बूट में प्रॉपर्टी फाइल में इनपुट देना पड़ेगा, ताकि व्यू रिजॉल्वर ये जो व्यू नेम आप यहाँ से मिल रहा है इस नेम को ऐड कर सके, किससे? JSP। तो यहाँ पास एक्सटेंशन क्या है इसका, इस व्यू नेम का? JS एक्सटेंशन, ठीक है। लेकिन थीम लीफ का एक्सटेंशन क्या होता है? थीम लीफ का एक्सटेंशन क्या होगा? थीम लीफ का एक्सटेंशन क्या है यार? HTML ना। तो web-inf जरूरत नहीं है, टेम्पलेट, यस टेम्पलेट फोल्डर की जरूरत है। तो टेम्पलेट इंटरनली ये सब कुछ ऐड करता है, तो आपको सिर्फ यहाँ ऐड किया जाएगा HTML। तो web-inf ये सिंपल किस ऐड हुआ? थीम लीफ का। तो थीम लीफ आप यूज करोगे तो ये व्यू नेम एंड प्रीफिक्स वो इंटरनली खुद हैंडल करेगा, प्रीफिक्स खुद ऐड कर देगा और सफिक्स भी ऐड कर देगा। आपको सिर्फ क्या पास करना है? व्यू नेम। तो आपको भी नहीं पास करना है, ये फ्रंट कंट्रोलर
मिस ये आपका होम कंट्रोलर रिटर्न करता है क्या, व्यू नेम। इंटरनली व्यू रिजॉल्वर ऐड कर देता है इसके साथ प्रीफिक्स, बन जाता है कंप्लीट यूआरएल। और ये यूआरएल जाके आपके क्लास पाथ में सर्च करता है कि किधर अवेलेबल है, कौन सा होम डॉट एच टी एम एल, होम डॉट एच टी एम एल किधर अवेलेबल है। यस, सीधा इस होम डॉट एक्सएमएल के पास जाएगा और ये पेज लोड कर दिया जाएगा कहाँ, ब्राउजर पे। सही है, समझ में आया। अरे समझे अन्ना। समझे यार। तो कंट्रोलर और व्यू, एम मीन्स डेटा, तो एम वी सी, तो एम मीन्स मॉडल, जो डेटा है एम वी सी मॉडल। अब आया समझ में एम वी सी क्या है, अभी चीजें बची हुई है बढ़िया। यस सर। हाँ, तो ये इंटरनल है, आपको ये सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको रियल टाइम जब आप थीम लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो ये सब कुछ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जेएसपी के केस में हमको प्रोवाइड करना होता है, लेकिन थीम लिस्ट में नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर थीम लिस्ट ऐड किया है क्या। हाँ, थीम लिस्ट ऐड किया, थीम प्रीफिक्स एंड मोड। यस यस, थीम लिस्ट सब प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं इसके अंदर। थीम लिस्ट ये है प्रीफिक्स, सेट प्रीफिक्स, सेट प्रीफिक्स में प्रीफिक्स के अंदर चलते हैं, डिफॉल्ट प्रीफिक्स। यस, हाँ देखो यार, बोलो। अरे ये, अब जो चीज़ें मैंने आपको बताया है अब यहाँ पास आप रिलेट करो। मेरा जो टेक्निक है पढ़ाने का और जो सन माइक्रो सिस्टम का जो डेवलपर ने सारे कोड लिखे हैं वो मैच कर रहे हैं या डिफरेंट है या सेम है। जो सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने आप कोड लिखा है, हम्म, मैंने अलग बताया है या डिफरेंट है, सेम है। दिख रहा है नहीं, कलर कौन सा चेंज कर दे, इसको लगा दें, नहीं ये तो बेकार लग रहा। हम्म, बोलो। अब आपको मालूम हुआ @कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी प्रीफिक्स ये क्या है। बल्क की, मल्टीपल की ऐड करता है, तो ये आपका की है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग डॉट थीम लिस्ट डॉट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है, क्लास पाथ टेम्पलेट्स। अरे क्लास पाथ टेम्पलेट देखो इधर, क्लास पाथ, ये क्लास पाथ है आपका पूरा, इसके अंदर टेम्पलेट। यस, ये टेम्पलेट क्लास पाथ टेम्पलेट, तो ये क्लास पाथ टेम्पलेट इंटरनली प्रीफिक्स इसके सामने ऐड होगा ना, तो ऐड करने की जरूरत है क्या, नहीं। क्या है, पहले से ऐड किया गया डिफॉल्ट, डिफॉल्ट प्रीफिक्स थीम लिफ ऐड किया है, थीम लिफ। ठीक है, स्प्रिंग डॉट थीम लिफ एंड डिफॉल्ट सफिक्स डॉट एच टी एम एल, डॉट एच टी एम एल, ये भी इंटरनली थीम लिफ हैंडल कर रहा है। तो इसलिए व्यू रिजॉल्वर में जब ये इंटरनली एग्जीक्यूट होता है तो इंटरनली सब कुछ कॉन्फ़िगर कर देता है, क्योंकि यहाँ पास कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी की एंड वैल्यू ऑटोमेटिक डिफॉल्ट सेट की गई है। समझ में आया। लेकिन जब JSP की बात करते हैं तो JSP में ये चीज़ें सेटअप नहीं की गई हैं। इस वजह से JSP पेज अगर कराना हो तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स मैनुअली की प्रॉपर्टी फाइल में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में इसको ऐड करने पड़ेंगे। मैनुअली ऐड करने तभी JSP फाइल लोड होगा, अदरवाइज नहीं लोड। क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ। यस सर। हाँ, चलो ठीक है, बाकी का कल आपको बताएंगे। कल क्या है, कल से ऑफ रहेगा जो आप लोगों का प्रैक्टिकल MVC, और MVC में भी टॉपिक 2 दिन का टॉपिक बचा है, अभी 2 दिन ऐसे ही डिस्कस करेंगे तब आपका MVC क्लियर होगा। 1.5 घंटे की मतलब 3 घंटे की क्लास अभी बाकी है। ठीक है, तो चिंता मत करो,
अभी मेन कहानी अब शुरू होगी घर पहुंचने के बाद। ठीक है, ये तो डेमो है एमवीसी का। अरे एक बार एमवीसी पढ़ाओगे यार, लाइफ टाइम याद रखोगे। लाइफ टाइम क्या, जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक याद रखोगे, जॉब मिलने के बाद फिर भूल जाओगे। सही है ना? आखिर बोलेगा सही है सर, जॉब दिला दो, बाकी हम लोग हैंडल कर लेंगे। हाँ सर, बाकी